आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू अदब। और उर्दू अदब में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो स्पेशली तो अभी हम BPSC को टारगेट करके चल रहे हैं कि BPSC में जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, सपोज दैट उर्दू लिटरेचर के स्पेशली अगर हम बात करें तो उस केस में उर्दू लिटरेचर में BPSC TGT और PGT को मान सकते हैं। ठीक है, कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और देख लेते हैं जो आज का हमारा सब्जेक्ट है। इससे पहले 14 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर को देख लीजिए और वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत डिटेल में उन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। और आज जो हमारा लेक्चर नंबर है वो कौन सा है? 15। ठीक है, तो लेक्चर 15 पंडित दयाशंकर नसीम की जो मसनवी है वो कह सकते हैं कि गुलजार नसीम। ठीक है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो साथ ही साथ पंडित दयाशंकर नसीम और फिर उनकी जो मसनवी है जो कह सकते हैं कि हमारे कहीं न कहीं निसाब में शामिल है, उसको हम पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं पंडित दयाशंकर नसीम की पैदाइश 1811। ठीक है, याद रखेंगे 1811। ये क्या है आपका ईस्वी, 1811 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। अब आगे देखते हैं पंडित दयाशंकर नसीम कंवल, नाम इनका क्या था? पंडित दयाशंकर कंवल था। और ये तखल्लुस क्या इस्तेमाल करते थे? नसीम। वालिद का नाम गंगा प्रसाद कंवल। ठीक है, याद रखेंगे गंगा प्रसाद कंवल और पंडित दयाशंकर कंवल। और तखल्लुस क्या था इनका? नसीम। ये तखल्लुस नसीम इस्तेमाल करते हैं। नसीम का ख़ानदान कश्मीर से आकर लखनऊ में आबाद हुआ था। ठीक है, ये याद रखेंगे। कहाँ इनका आबा व अजदाद का घर? ठीक है, आबा व अजदाद का जो इनका मकान कहाँ है? कश्मीर। कह सकते हैं आबाई वतन कहाँ इनका है? कश्मीर। याद रखेंगे आबाई वतन कश्मीर। तो कश्मीर से आकर के लखनऊ में आबाद हो गए थे। नसीम लखनऊ में 1811 में पैदा हुए। इनके आबा व अजदाद तो थे कश्मीर के, लेकिन इनकी जो पैदाइश है वो कहाँ पे है? लखनऊ ही में इनकी पैदाइश है। ठीक है, रशीद ख़ान के मुताबिक 34 बरस की उम्र में 1845 को नसीम का इंतकाल हुआ। इसके बारे में दो स्टेटमेंट याद रखेंगे। रशीद ख़ान, एक नज़रिया रशीद ख़ान का है। तो रशीद ख़ान के हिसाब से उनका इंतकाल कब हुआ? 1845 में। और 45 में अगर उनका इंतकाल हो रहा है तो उनकी मुकम्मल एज कितनी हो रही? 34 साल। ये इनका कहना है। लेकिन नूरुल हसन नकवी साहब का कहना है कि उनका जो इंतकाल हुआ वो 32 साल की उम्र में। ठीक है, नूरुल हसन नकवी की तारीख़ अदब उर्दू में इन्होंने इसको लिखा है। और वो क्या कहते हैं कि इनका जो इंतकाल हुआ 32 साल की उम्र में। और वो ड्यूरेशन जो बताते हैं, पीरियड बताते हैं, ईयर बताते हैं उनके इंतकाल का, वो 1843। अब देख सकते हैं पैदाइश में कोई इख्तलाफ नहीं है, 1811। लेकिन यहाँ पे इंतकाल में क्या है? इनका इख्तलाफ हो रहा है। एक का कहना है 1845 किसका है? रशीद ख़ान का। और दूसरा स्टेटमेंट जो है नूरुल हसन नकवी का 1843। तो याद रखेंगे। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है। रशीद हसन खां के हिसाब से 45 में और एज 34 साल की थी। नूरुल हसन नकवी के मुताबिक 1843 में, जबकि उनकी उम्र 32 साल थी। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। दयाशंकर नसीम की तारीख़ वफ़ात आशिक लखनवी ने कही है। ठीक है, और इनका भी कौल है कि इन्होंने भी उनके तारीख़ वफ़ात के बारे में बात कही है। दयाशंकर नसीम ने अमजद अली शाह के ज़माने में होश संभाला था। यहाँ से क्वेश्चन मैंने डाल रखा है। और दयाशंकर नसीम किसके ज़माने में होश संभाले थे? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो आपको आंसर देना है किनके दौर में? अमजद अली शाह के दौर में। नसीम ने बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वीवीआई कह सकते हैं इसको, आप इसको टिक लगा सकते हैं, ठीक है।
याद रखेंगे इस चीज़ को। नसीम ने 20 साल की उम्र में शायरी शुरू की थी और ख्वाजा हैदर अली आतिश की शागिर्दी अख्तियार की थी। कितने साल की उम्र में इन्होंने शेर व शायरी कहना शुरू कर दिया था? तो 20 साल। नसीम 20 साल की उम्र में शेर व शायरी कहना शुरू कर दिए थे और आतिश के शागिर्द थे। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि पंडित दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? तो ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द थे। नसीम की गज़लों में उस्ताद का रंग झलकता है। नसीम के गज़लों में उस्ताद का रंग झलकता है, ठीक है, मतलब एक तरह के बहुत ही माहिर गज़ल को माने जाते हैं। दुनिया की बेसबाती और ख़ुददारी नसीम के पसंदीदा मौज़ूआत थे। इनके जो पसंदीदा मौज़ूआत थे, किस पे लिखना ये पसंद करते थे? तो बेसबाती और ख़ुददारी, ठीक है, एक ख़ुददारी होता है, एक अपना वक़ार होता है, इस पे लिखना इनका जो पसंदीदा मौज़ू था या पसंदीदा मौज़ू को ये रखते थे, ख़ुददारी और बेसबाती को। नसीम का ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से है, ठीक है, लखनऊ में पैदा हुए और इनका ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से ही है। आगे चलते हैं, अब आते हैं इनकी जो मसनवी गुलज़ार नसीम है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मसनवी गुलज़ार नसीम दयाशंकर नसीम की लिखी हुई एक इश्किया मसनवी है, ठीक है, इश्किया मसनवी है और इसकी जो मिसाल है वो सहरुल बयान से भी दी जाती है। सहरुल बयान हमने डिस्कस कर लिया, अगर आप नहीं देखें तो वो देख लें, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, लेक्चर वाइज के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, लेक्चर वाइज के नाम से। लेक्चर वाइज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको आसानी से देख पाएंगे जाके, ठीक है। तो इश्किया मसनवी है जो लखनवी तहज़ीब की आईनादार हैं, यानी लखनवी तहज़ीब, इन्होंने क्या किया, लखनवी जो तहज़ीब है उसकी मंजरकशी करने की कोशिश की है इसमें गुलज़ार नसीम में, ठीक है। मसनवी गुलज़ार नसीम की कहानी क़िस्सा गुल बकौली के नाम से मशहूर है, ठीक है। मसनवी गुलज़ार नसीम की जो कहानी है क़िस्सा गुल बकौली के नाम से मशहूर है, क्योंकि ये गुल बकौली जो है, ठीक है, गुल बकौली से मुताल्लिक़ चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें है। अभी हम जब किरदार के बारे में पढ़ेंगे, खुलासा पढ़ेंगे गुलज़ार नसीम का, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी जितना बताया जा रहा उतना आप जहन नशीन कर लें। मसनवी गुलज़ार नसीम में गुल बकौली की मशहूर दास्तान इश्क बयान किया गया है, ठीक है। ये गुल बकौली एक तरह का कह सकते हैं कि परी रहती है और इसकी जो इश्किया दास्तान बयान की जाती है, ठीक है। असल क़िस्सा इज़्ज़तुल्लाह बंगाली। अब इसको कहाँ से लिया गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए, ये भी पॉइंट थोड़ा समझने वाली चीज़ है, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है। असल क़िस्सा इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1722 ईस्वी अगर याद रखें और 1134 हिजरी 1722 में क़िस्सा गुल बकौली के नाम से लिखा जो फ़ारसी में था। इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने एक क़िस्सा लिखा था फ़ारसी में 1722 में, जो कि फ़ारसी में था, उसका नाम था क़िस्सा बकौली, ठीक है। क़िस्सा बकौली के नाम से एक क़िस्सा लिखा था, रिपीट कर रहा हूँ, 1722 में, जो कि फ़ारसी में था, ठीक है। अब मुंशी निहाल चंद लाहौरी क्या करते हैं, इसी किताब को फिर उठाते हैं, वो क्या करते हैं, इसी किताब को फिर उठाते हैं। असल जो इसका वर्जिनिटी है, जो इसका मतलब असल किताब है, ठीक है, ये इज़्ज़तुल्लाह बंगाली की है, लेकिन ये क़िस्सा बकौली फ़ारसी में होने की वजह से मुंशी निहाल चंद लाहौरी 1803 में गिलक्रिस्ट के फरमाइश पर इसी किताब को क्या करते हैं, मज़हब इश्क के नाम से उर्दू में मुंतकिल कर दिया, ठीक है। अब ये उर्दू में जो मुंतकिल किया गया है मज़हब इश्क, ये क़िस्सा गुल बकौली का तर्जमा है। क्या है? क़िस्सा गुल बकौली का तर्जमा है। क़िस्सा गुल बकौली किस ज़बान में थी उस टाइम पे? तो ये फ़ारसी ज़बान में थी। अब इसको मुंतकिल करके क्या कर दिया गया, इन्होंने मज़हब इश्क के नाम से लिखा और इसको उर्दू में कर दिया। किस ज़बान में कर दिया? उर्दू में कर दिया, ठीक है। तो क़िस्सा गुल बकौली ही को तर्जमा करके मज़हब इश्क के नाम से उर्दू में कर दिया गया। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, पंडित दयाशंकर नसीम ने, ठीक है, 1839 में उर्दू नज़्म का लिबास पहनाकर मसनवी गुलज़ार नसीम के रूप में पेश कर दिया। तारीख़ याद रखेंगे, इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1722 में इसको लिखा और इसका तर्जमा मज़हब इश्क के नाम से 1803 में मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने जॉन गिलक्रिस्ट के फरमाइश पे कर दिया। और जब ये उर्दू में आ गया तो ये उर्दू एक तरह का नस्र में हो गया था, ठीक है, उर्दू नस्र में था, याद रखेंगे, उर्दू नस्र में इसको लिखा गया था। फिर क्या किया, उर्दू नज़्म में, याद रखेंगे ये वाला पॉइंट, उर्दू नज़्म में
उर्दू नज़्म की शक्ल या उर्दू नज़्म का जामा पहना दिया इसको पंडित दयाशंकर नसीब ने 1839 में। तो 1722 याद रखना है, 1803 याद रखना है, 1839 याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी कहा जाता है कि दयाशंकर नसीब ने गुलज़ार नसीम लिखते वक्त रेहानुद्दीन रेहान लखनवी की उर्दू मसनवी बागो बहार, मीर अमन वाली बागो बहार नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, अदरवाइज़ कहेंगे बागो बहार तो मीर अमन की है। ठीक है, तो ये रेहान लखनवी की एक तसनीफ़ है बागो बहार के नाम से। और ये कहा जाता है कि पंडित दयाशंकर नसीब ने रेहान लखनवी की उर्दू मसनवी जो है बागो बहार से फ़ायदा उठाया है, क्योंकि बागो बहार जो रेहान लखनवी की है और ये गुलज़ार नसीम के अशार काफ़ी हद तक मैच करते हैं, मिलते हैं। तो ये कंपैरिजन आप याद रखें कि ये बात कही जाती है। 1722 आपको याद रखना है, इसके माखज़ के बारे में 1803 याद रखना है, 1839 रखना है। फाइनली गुलज़ार नसीम के नाम से पंडित दयाशंकर नसीब ने इसको तसनीफ़ फरमाया। आगे आते हैं, मसनवी गुलज़ार नसीम 1844 में शाये किया गया। ठीक है, लिखा कब गया? 39 में, इसके 5 साल बाद इसको शाये किया गया। और पंडित दयाशंकर नसीब ने 28 साल की उम्र में मसनवी मुकम्मल किया था। 20 साल में लिखना शुरू किए थे इन्होंने, याद रखेंगे 20 साल की उम्र में लिखना शुरू किए थे और 28 साल की उम्र में क्या हुआ, इन्होंने मुकम्मल किया था। ठीक है, 28 साल की उम्र में इसको इन्होंने मुकम्मल कर दिया था। आगे चलते हैं, तो 28 साल की उम्र में यह मसनवी मुकम्मल हुई, यानी गुलज़ार नसीम। मसनवी गुलज़ार नसीम को रशीद हसन खान ने मुरत्तिब किया, तरतीब दिया। ठीक है, 1803 में 1803 में तो इसको मुंशी, ठीक है, निहाल चंद लाहौरी ने इसको लिखा। और 1839 में 1839 में मुंशी पंडित दयाशंकर नसीब ने इसको क्या किया, तहरीर किया। फिर इसको क्या हुआ, कितने में इसको शाये किया गया था। ठीक है, और शाये करने के लिए जो इसको तरतीब दिए थे, ठीक है, तो वो रशीद हसन खान इसको तरतीब दिए थे। और ये 44 में जाके आपका क्या हुआ था, मुकम्मल तरीके से शाया हुआ था। ठीक है, 1844 में, तो याद रखेंगे पीरियड। आगे चलते हैं, मसनवी गुलज़ार नसीम बहरी हिजज, इतना याद रखेंगे किस बहर में है, बहरी हिजज में है ये। ज़्यादातर मसनवियाँ आपको बहरी हिजज या बहर मुतक़ारिब ही में मिलती हैं, तो ये दो नाम भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये औज़ान दिया है, तो औज़ान बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। और आगे आते हैं, मसनवी गुलज़ार नसीम में दीगर मसनवियों के मुकाबले में माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर की कसरत है। माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन आज समझ लीजिए क्या है, मोजज़ा व करिश्मा। इसका मतलब क्या हुआ, माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर मतलब वो चीज़ें जो आपके जहन में ना समा सके। ठीक है, यानी कहानी बयान करना ऐसे है कि इंसान उड़ रहा था, ठीक है, इंसान सांप बन गया, इंसान हवा बन गया, उसके पास शक्ति थी, दुनिया को फना कर दिया। ऐसी बातें करना जो आम इंसान से होना मुमकिन ना हो। तो माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर जो हमारे आम फ़हम ज़बान से या आम फ़हम अक़्ल से या हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें जो शामिल नहीं होती हैं, उसे हम बोलते हैं माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर। तो इसमें मसनवी गुलज़ार नसीब में माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर की कसरत है, यानी अनोखी अनोखी बातें कही गई हैं। ताजुल मलूक जो आपका है, बकाउली है, तो इसमें भी कहानी कुछ ऐसे ही है, तो करिश्मा वाली बातें उसके अंदर हैं। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी इस मसनवी के बारे में लिखे हैं कि शेर व शायरी की जिन पहलुओं के एतबार से लखनऊ बदनाम है, गुलज़ार नसीम ने उन्हीं पहलुओं से लखनऊ का नाम ऊंचा किया। ठीक है, पहले क्या था कि इसको आशिकी में लखनऊ, इसको आशिकी में बड़ा चर्चा इसका, आज भी इसका इस मैदान में बड़ा चर्चा है इसको आशिकी का। इसलिए बहुत ज़्यादा ये बदनाम था इसको आशिकी की वजह से। लेकिन ये जब मसनवी गुलज़ार नसीम पंडित दयाशंकर नसीब ने लिख दिया, तो लखनऊ का नाम ऊंचा हो गया, बुलंद बाला हो गया कि हाँ ये
चीज़ हो सकती है, क्योंकि उस दौर में उर्दू का बहुत दबदबा था, उर्दू की बहुत चलन थी, उर्दू जानने वालों को लोग इज़्ज़त करते थे। तो उर्दू में ये चीज़ें मुमकिन हुई तो लोगों के दिल पे बात असर कर गई और फिर उससे क्या नाम है, लखनऊ का नाम ऊँचा हो गया था। ज़बान को शायरी और शायरी को ज़बान बना देना कोई आसान काम नहीं है। यानी इन्होंने ऐसे तहरीर किया कि एक तरह का लोगों की अमली ज़िंदगी बन गई, लोग उसे अपने अमली ज़िंदगी में नाफिज़ करने लगे, अपने जीवन से जोड़ना शुरू कर दिए थे। मसनवी गुलजार नसीम का मुकाबला अक्सर मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान से किया जाता है। देख रहे हैं, देखिए उसमें भी वही परियों की कहानी, इश्क व आशिकी की दास्तान है। तो ये कंपैरिजन, अगर मसनवी गुलजार नसीम के कंपैरिजन की बात की जाए कि किससे किया जाता है, तो सहरुल बयान मीर हसन के सहरुल बयान से किया जाता है। प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने मसनवी गुलजार नसीम को शायराना और फ़नकाराना तख्लीक का मौजज़ा कहा है। ठीक है, मिला जुला के यही है कि इसकी बड़ी तारीफ़ की है, एक तरह का मौजज़ा की बातें कही गई है। तभी मैंने बोला कि इसमें क्या है, माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर की कसरत है, यानी माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर करिश्मा वाली चीज़ें हैं, अनोखी बातें हैं, जहन में ना समाने वाली बातें हैं। तो प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने इस चीज़ की बड़ी तारीफ़ की है। मसनवी गुलजार नसीम के 2 इब्तिदाई अशार याद करना चाहें याद कर लें, अदरवाइज़ याद तो नहीं होता है। पढ़ दे रहा हूँ मैं। हर शाख में है शगुफ़ा कारी, हर शाख में है शगुफ़ा कारी, सम्र है कलम का हमदे बारी, करता है ये 2 ज़बां से यकसर, हमदे हक़ व मिदहते पैगंबर। और आखिरी शेर क्या है मसनवी गुलजार नसीम का, जिस तरह उन्हें बहम मिलाया, बिछड़े हुए सब मिले खुदाया। याद रहे ये मसनवी गुलजार नसीम में या मसनवी गुलजार नसीम में कुल कितने हैं ये याद रखेंगे, 1521 अशार कितने हैं इसमें, 1521 अशार हैं मसनवी गुलजार नसीम में, ये याद रखेंगे, फैक्ट है। ऊपर वाले अशार याद रखे या ना रखे, कितने अशार हैं, 1521, 1521। अब आते हैं मसनवी गुलजार नसीम का खुलासा पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लुत्फ़ आएगा, आप सुनेंगे ध्यान से और किरदारों को समझने की कोशिश करेंगे। यूरोप का बादशाह सुल्तान ज़ैनुल मलूक के पाँचवां बेटा होने पर नजूमियों ने पेर्शियन गोई की। अब याद रखेंगे यहाँ पे ये राजा का नाम है ज़ैनुल मलूक और उसके 4 बेटे ऑलरेडी हैं, 5वां बेटा जब होता है तो उसके बारे में पेर्शियन गोई की जाती है कि अगर सुल्तान की नज़र उस पर पड़ेगी, यानी 5वें बेटे पे पड़ेगी तो अंधा हो जाएगा। चंद बरस बाद एक दिन इत्तेफाकन बेटे का सामना हो गया, ठीक है, यानी बाप ने बेटे को देख लिया, बाप की आंख जाती रही, बाप अंधा हो गया। एक मुआलिज ने, एक डॉक्टर ने, हकीम ने बताया कि गुलजार इरम में बकौली का फूल है। याद रखेंगे, गुलजार इरम एक जगह का नाम है, बकौली का फूल है, बकौली अपने आप में एक फूल है, ठीक है। वो अगर आँखों को लगाया जाए तो बीनाई ऊद कर आएगी। चारों शहजादे गुल बकौली की तलाश, चूँकि ऑलरेडी पहले से 4 थे, ठीक है, और एक 5वां था जिसको देख कर के बाप अंधा हो गया था, तो जो पहले 4 शहजादे थे वो क्या है, गुल बकौली की तलाश में निकल जाते हैं। और पहली ही मंजिल पर दिलबर बीसवा से चौसर का खेल, दिलबर बीसवा एक शख्स रहता है और इससे चौसर का खेल का मतलब एक तरह का ये गेम होता है, जिस तरह लूडो होता है, चेस होता है, शतरंज होता है, उसी तरह खेल होता है। और इसमें क्या होते हैं, वो 4 के चारों जो राजा के बेटे होते हार जाते हैं और इसने उन्हें कैद में डाल दिया। क्या करता है फिर ये जो दिलबर बीसवा है उन्हें कैद कर देता है। 5वें बेटे यानी ताजुल मुलूक ने दिलबर बीसवा की होशियारी समझ लिया। फिर 5वां बेटा आता है और इसके दिलबर बीसवा की होशियारी को समझ लेता है, आस्तीन में नेवला छिपा के आता है। क्या करता है, आस्तीन में नेवला छिपा कर आता है और उसे जुए में मात देता है, यानी हरा देता है। फिर दूसरी मंजिल पर एक देव से मुकाबला करके उसे भी मार देता है, ठीक है, वो भी क्या, उसको भी शिकस्त दे देता है। देव की छोटी बहन, यहाँ पे एक देव है और उसकी एक छोटी बहन होती है हिमाला देवनी। याद रखेंगे, इसका भी किरदार है, इसमें बहुत अहम रोल है। हिमाला देवनी मददगार साबित होती है। जब ये देव हार जाता है तो उसकी जो बहन होती है हिमाला देवनी, ये इसके मदद के लिए आ जाती है। किसकी, ताजुल मलूक। ताजुल मलूक कौन है, राजा का 5वां बेटा जिसको देख कर के वो अंधा हो गया था, उसके मदद के लिए आ जाती है। उसकी बनाई हुई सुरंग के ज़रिया ताजुल मुलूक गुलजार इरम में पहुंचा। अब चूँकि ये गुलजार इरम में इसको पहुंचना था, ठीक है, तो और ये जो हिमाला देवनी थी पहले से गुलजार इरम का रास्ता बना के रखी हुई थी, तो ताजुल मुलूक को इससे मदद मिल जाती है। तो इसकी बनाई हुई यानी हिमाला देवनी की बनाई हुई जो सुरंग होता है, रास्ता जो होता है, उसकी मदद से ताजुल मुलूक गुलजार इरम में पहुंच जाता है और गुल बकौली तोड़ने में कामयाब रहा, यानी फूल वो तोड़ लेता है।
वतन को लौटते हुए ताजुल मलूक के बड़े भाइयों के साथ मुठभेड़ हुई तो उन्होंने ताजुल मलूक से धोखे से बकावली का फ़ोन छीन लिया। अब ये भाई कौन है जिन्हें दिलबर बिस्वा ने हरा करके कैद कर दिया था। इत्तेफाक से ये छूट जाते हैं और अपने पांचवें भाई को, यानी जो सबसे छोटा होता है उसको देख करके उससे लड़ जाते हैं। लड़ने के बाद वो फूल ले लेते हैं और उसके बाद आगे निकल जाते हैं। इधर जब बकावली गुलजार इरम से, हाँ, फूल सुल्तान की आंखों को लगा दिया जाता है जिससे उसकी खोई हुई बीनाई वापस आ गई। इधर जब बकावली गुलजार इरम से फूल को गायब पाया तो बहुत सटपटाई, यानी उसे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा टेंशन में आ गई वो कि कहाँ चला गया फूल। चोर की तलाश में वो सुराग लगाते लगाते सुल्तान के दरबार तक पहुंची और मर्द की सूरत अख्तियार करके फ़र्ख इब्ने फ़िरोज़ से उसकी वज़ीर बन गई। अब ये जो बकावली रहती है, ठीक है, फूल तो वहाँ से आ जाता, बकावली नाम की एक रक्कासा रहती है, परी रहती है, वो बेचैन हो जाती है। वो अपने जादू से क्या करती है, मर्द का शक्ल अख्तियार कर लेती है और अपना नाम क्या रख लेती है, फ़र्ख इब्ने फ़िरोज़, और जाके वहाँ पे ज़ैनुल मुलूक जो बादशाह होता है, यानी जो उसका ताजुल मुलूक का बाप होता है, उसके पास जाके उसका वज़ीर बन जाता है, क्योंकि इसने अपना जो जेंडर है, जेंस जो है वो मुज़क्कर का कर लेता है, मर्द बन जाती है ये। फूल हाथ से निकल जाने के बाद, यानी फूल तो हाथ से निकल जाने के बाद ताजुल मलूक शहर के करीब जादू के ज़ोर से गुलशन निगारें बना के रहने लगा। अब क्या हुआ, जो पांचवा बेटा रहता है, जो फूल लेकर आता है, उसके चारों बेटे जो कैद में रहते थे उससे फूल छीन लेते हैं। जब इसके हाथ से फूल निकल जाता है तो एक गुलशन मतलब जादू से एक अपना आशियाना बना के वहाँ रहने लगता है। लेकिन ये राज ज़्यादा मुद्दत तक पोशीदा न रहा। बकावली को भी पता चला। बकावली कौन, वही जो मर्द का भेष ले करके राजा के पास जाके उसका वज़ीर बन गया था, यानी बन गई थी। असल चोर ताजुल मलूक है, उसको पता चल जाता है कि इसके भाई तो छीन के लाए हैं, लेकिन चोरी करने वाला कौन है, ताजुल मलूक है, सॉरी ताजुल मलूक है। और उसकी शुजात जब वो देखी कि इस शख्स के पास इतनी हिम्मत है, दिलेर है, मर्दानगी है, तो उस पर क्या हुआ, उसको फ़ख्र हुआ, ठीक है, और उस पर दिल हार बैठी वो। इश्क की इब्तदा यहीं से हो गई, प्यार हो गया, ठीक है। और दोनों अभी देखे नहीं एक दूसरे को, और दोनों गुलजार इरम में दाद ऐश देने लगे। बकावली की माँ जमीला परी को, अब बकावली की माँ जो होती है जमीला परी को यह अहवाल मालूम हुआ तो उसने बकावली को कैद कर दिया और ताजुल मलूक को तिलिस्म के जंगल में फेंकवा दिया। जब पता चल गया कि ताजुल मलूक और बकावली का अफेयर चलने लगा है तो वो क्या करती है, बकावली को कैद कर देती है और जादू से ताजुल मलूक को जंगल में फेंकवा दिया। ताजुल मलूक ने तमाम आफात का नहायत हिम्मत और जुर्रत से मुकाबला किया, ठीक है। जिस भी कैद में उसको रखा गया था वहाँ से किसी तरह वो निकल के आ जाता है और तिलिस्म से रिहाई हासिल की। आखिरकार बकावली से उसका ब्याह हुआ। तो क्या हुआ, जब उसकी माँ भी जमीला परी जो रहती है, बकावली की माँ, वो भी परेशान हो जाती है कि ना छुटकारा नहीं मिलने वाला, लाओ इसका कर ही देते हैं ब्याह। तो उसका ब्याह हुआ और दोनों गुलशन निगारी में आकर मज़े से ज़िंदगी बसर करने लगे। दर हकीकत बकावली इंद्रलोक की परी थी। अबे बकावली कौन थी, इंद्रलोक की एक परी थी, रक्कासा थी। वो हर रात उड़कर इंद्रलोक के पास पहुंचती और सुबह ताजुल मलूक की आंख खुलने से पहले वापस आ जाती थी। एक रात ताजुल मलूक ताड़ गया, यानी उसके पीछे लग गया पखाउजी बनकर, यानी एक तरह का ढोलक या कह सकते हैं कि म्यूजिशियन बन करके क्या होता है वहाँ चला जाता है, वो भी रूप धारण कर लेता है, अपना बदल लेता है। बकावली के हमराह इंद्रलोक पहुँचा, यानी बकावली के पीछा करते करते वो भी इंद्रलोक पहुँच जाता है और वहाँ पे म्यूजिशियन जो मुगन्नी होते हैं, गाना बजाने वाले, सब तबला उबला वाला, वहाँ पहुँच जाता है इस रूप धारण करके। बकावली उस रात इतना उम्दा रक़्स किया कि राजा इंद्र ने बेअख्तियार उससे मुँह मांगी मुराद पूरी करने का वादा कर लिया, ठीक है। राजा बोला कि मांग लो जो मांगना है, मैं तुमसे खुश हो गया हूँ तुम्हारी रक़्स को देख करके। बकावली ने ताजुल मलूक के साथ ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त चाही, मगर उसे सुनते ही राजा के गैज़ो गज़ब की इंतहा न रही और बकावली को निस्फ पत्थर बनाकर एक मठ में कैद कर दिया।
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो हम डिस्कस कर रहे थे गुलबकौली और वहीं से स्टार्ट करते हैं। ताजुल मुल्क के साथ ज़िंदगी ठीक है, ज़िंदगी बसर करने की इजाज़त चाहिए। तो जो वहाँ पे इंद्र था, ठीक है, वो उस पर क्या हुआ, बड़ा गुस्सा हो जाता है इंतहाई, और बकौली को क्या है निस्फ पत्थर बनाकर एक मठ में क़ैद कर दिया। जब उसको लगा कि ये एक मतलब किसी इंसान का नाम लिया और उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो एक उसको क्या किया, निस्फ पत्थर यानी हाफ जिस्म उसका जो है नाफ के नीचे का पत्थर कर दिया पूरा, और उसको एक मठ में क़ैद कर दिया। कुछ मुद्दत बाद राजा चतरसीन की बेटी चतरावत भी ताजुल मुल्क पर आशिक हो गई। अब क्या हुआ, ये चतरावत कौन है, ये चतरसीन की एक बेटी रहती है, क्योंकि ये ताजुल मुल्क जो है बार बार मिलने के लिए बकौली से आता था मठ में। ये चतरावत को क्या हुआ, देखा नहीं गया। उसके बाद उस ताजुल मुल्क का रोज़ रोज़ मठ जाना, बकौली से बातें करना शाक गुजरा। उसने मठ खुदवा डाला। मठ के इन्हदाम के बाद यानी मठ को खुदवा देने के बाद उस ज़मीन में सरसों पैदा हुई, जिसके तेल से एक दहकान की बीवी का हमल रह गया। उसमें क्या हुआ, खेती होने लगी, और खेती होते होते एक दहकान यानी किसान, और जिसको 12 साल से कोई हमल नहीं ठहरा था, बाँझ थी, कह सकते हो उसको, क्या थी, बाँझ, बैरन, ठीक है, एक बाँझ औरत उसको खाती है, उसको हमल ठहर जाता है, और बकौली ने नया जन्म लिया। उसके बाद बकौली वहाँ पैदा होती है, और उसी के घर दहकान यानी किसान के घर वो परवरिश होती है। फिर ताजुल मुल्क से मुलाकात होती है, फिर आखिर में वही होता है जो हर मसनी में होता है, यानी शादी हो जाती है और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। अब आते हैं किरदारों के बारे में देख लेते हैं। ज़ैनुल मुल्क यूरोप का एक बादशाह रहता है, ठीक है, और चूँकि ये कौन है, ताजुल मुल्क का बाप है। ताजुल मुल्क जो शहज़ादा है ज़ैनुल मुल्क का सबसे छोटा और 5वां बेटा है। शाह बानो ज़ैनुल मुल्क की रानी और ताजुल मुल्क की माँ रहती है। ये बकौली कौन है, जो हीरोइन है और परी है, शहज़ादा से मोहब्बत करती है। जमीला परी बकौली की माँ है, जिसके साथ बकौली रूह अफ़ज़ा ख़बर लेने जाती है और 7 दिन बाद लौटती है। जमीला परी कौन रहती है, बकौली की माँ रहती है, ठीक है, जिसके साथ बकौली रूह अफ़ज़ा, और रूह अफ़ज़ा कौन है, रूह अफ़ज़ा ही जो है ख़बर लेके जाती है शादी की, इसकी गुलबकौली और ताजुल मुल्क की, यही एक तरह का। और 7 दिन बाद ये वापस आती है। फिरोज़ बकौली का बाप रहता है, ठीक है, यानी लड़की का ये बाप रहता है। समन बरी बकौली की सहेली है, जो पैगाम रसानी के फ़न में माहिर रहती है, और वो ख़बरें पहुंचाती है, बताती है कहाँ पे क्या चल रहा है। बहराम ताजुल मुल्क का वज़ीर ज़्यादा है, रूह अफ़ज़ा पर आशिक है, जिसे वो फाख्ता बनाकर पिंजरे में रखती है, कैद कर देती है। शाह मुज़फ़्फ़र कौन है, फिरदौस का बादशाह है, रूह अफ़ज़ा परी का बाप और हुस्न आरा का शौहर रहता है। ये किरदार कुछ हैं। हुस्न आरा रूह अफ़ज़ा परी की माँ है, ठीक है, हुस्न आरा कौन है, रूह अफ़ज़ा परी की माँ है, जो बकौली की शादी का पैगाम बकौली की माँ जमीला परी के पास लेकर जाती है। और हिमाला देवनी, जिसकी बनाई हुई सुरंग की मदद से, ठीक है, हिमाला देवनी कौन है, वो देव की बहन, जिसको वो मात दे देता है, हरा देता है, कौन, ताजुल मुल्क, ठीक है। उसके बाद हिमाला देवनी अपनी बनाई हुई सुरंग की मदद से शहजाद ताजुल मुल्क गुलज़ार इरम पहुँचता है और बकौली का फूल तोड़कर लाता है। चतरावत कौन है, चतरसन की बेटी है, जो ताजुल मुल्क पर आशिक हो जाती है, और क्योंकि उससे ताजुल मुल्क बार बार किससे मिलने जाता है, बकौली से, जो कि निस्फ बॉडी उसका क्या रहता है, पत्थर बन जाता है। तो वो उस मठ को खुदवा के फेंक देती है। लास्ट में फिर क्या होता है, वही दहकान किसान हम फला फला करके शादी हो जाती है। पूरी कहानी है। अब आते हैं सवालात की तरफ आते हैं और देखते हैं सवालात। कुछ सवालात यहाँ पे करीब 20 से 25 हैं, उन्हें देख लेते हैं, फिर उसके बाद सेशन एंड करेंगे। एजाज़ और इख्तिसार किस मसनवी की खसूसियत है, वीडियो लाइक ज़रूर कर दें एक बार, और दोस्तों को शेयर करें जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं। एजाज़ और इख्तिसार किस मसनवी की खसूसियत है, ज़हरे इश्क, दरियाए इश्क, गुलज़ार नसीम और सहरुल बयान। तो ये गुलज़ार नसीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बड़ी ही एजाज़ और इख्तिसार, क्योंकि इसका आंसर आपका सी हो गया। ये बहुत तवील था, पहले बहुत तवील था, आतिश के कहने पर, ठीक है, आतिश के कहने पे क्या किया था, पंडित दयाशंकर नसीम ने इसको मुख्तसर किया था। तो एजाज़ और इख्तिसार इसी वजह से कहा जा रहा है। 1521 अशार हैं, याद रखेंगे। टोटल कितने हैं, 1521 अशार हैं। फिर भी इख्तिसार करने के बाद तो आप समझ सकते हैं कि तवील रही होगी तो कितने अशार रहे होंगे। यहाँ पे अगला देते हैं, इकरार में थी जो बेहयाई, शर्माई लजाई मुस्कुराई। ये किस मसनवी का शेर है,
तो ये भी आपका गुलजार नसीम का है, ठीक है। ये भी गुलजार, चूँकि 1521 अशार हैं तो सारे अशार को तो जिक्र करना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो ख़ास खास हैं उन्हें मैं यहाँ पे शामिल कर लिया हूँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, गुलबकावली का किस्सा किस मसनवी में नज़्म है? गुलबकावली का किस्सा, ठीक है, बकावली जो कि एक इंद्रलोक की परी रहती है, तो ये आपका गुलजार नसीम में है। और आपके कितने सही हो रहे हैं? सही तभी होंगे जब आप इस पूरे वीडियो को समझेंगे, थ्योरी समझेंगे, तभी आप बिल्कुल 100% सही कर पाएंगे जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे डाल रखे हैं। लेकिन शर्त है कि आप थ्योरी को बढ़िया समझिए। चतरसीन किस मसनवी का किरदार है? ठीक है, चतरसीन आपका ज़हर इश्क, ख्वाब ख्याल, गुलजार नसीम और दरिया इश्क। तो ये चतरसीन कौन है? चतरावत का बाप। चतरावत का बाप, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे गुलजार नसीम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मसनवी गुलजार नसीम पहली बार कब शाये हुई? पहली बार कब शाये हुई ये बताना है। और सेकंड टाइम के बारे में पूछा भी नहीं जा रहा है, तो पहली बार के ही हवाले से आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके हिसाब से ए में है 1845, 1852, 1846, 1842। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 1844। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, गुलजार नसीम किस रूप में बकावली ताजुल मलूक से मिलने जाती है? ठीक है, किस रूप में जाती है? हुस्न आरा के रूप में, महर निगार, फ़र्ख इब्ने फ़िरोज़, खुर्शीद। खुर्शीद तो कोई किरदार ही नहीं है, महर निगार कोई किरदार नहीं है इसमें, हुस्न आरा एक किरदार है, और फिर एक आपका फ़र्ख इब्ने फ़िरोज़। अवलन तो ये मर्द बनकर जाती है और अपना नाम क्या बताती है? फ़र्ख इब्ने फ़िरोज़। और उसके बाद ज़ैनुल मलूक। ओके, फिर अगला सवाल देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है? मसनवी गुलजार नसीम का असल फ़ारसी क़िस्सा किसका लिखा हुआ है? असल फ़ारसी क़िस्से के बारे में बात हो रही है, तो असल फ़ारसी क़िस्सा आपको बताना है कि किसका लिखा हुआ है। ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है आपका। एक में है मौलवी शमसुद्दीन, और 2 में है ताशुक दहलवी, इज़्ज़तुल्लाह बंगाली, निहाल चंद लाहौरी। तो बताएं। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ए और बी कट जाएगा, इसके मुतालिक से कोई बात इसमें नहीं कही गई है। और रही बात इसमें आपका इज़्ज़तुल्लाह बंगाली और निहाल चंद लाहौरी, इन दोनों के लिखे हुए हैं, लेकिन फ़ारसी किस्से के बारे में बात हो रही है, तो फ़ारसी किस्से के बारे में आपको बताना है। तो फ़ारसी किस्सा किसका है? इज़्ज़तुल्लाह बंगाली। ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फ़ारसी किस्सा लिखा हुआ है, किस ज़बान में लिखा हुआ है? किस्सा गुलबकावली, ठीक है। फ़ारसी किस्सा लिखा है, किस्सा गुलबकावली आपका है। और निहाल चंद लाहौरी का क्या है? मज़हब इश्क, ठीक है, मज़हब इश्क। ये मज़हब इश्क है निहाल चंद लाहौरी का। और इसके पीछे वजह क्या थी? मज़हब इश्क जो है ये उर्दू में है, लेकिन ये नस्र में हो गई थी। किस में? नस्र में। उर्दू में है ये, उर्दू नस्र में, ठीक है। उर्दू नस्र में होने की वजह से, और फिर उसके बाद मुंशी जो पंडित दयाशंकर नसीम, इसको फिर उर्दू नज़्म में गुलजार नसीम के नाम से इसको क्या किया? तरतीब दिया। तो ये तरतीब है आपका। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। मार्के चकबस्त व शरर किस किताब के तनाजुर में पेश किया है? मार्के चकबस्त व शरर किस किताब के तनाजुर में पेश किया गया है? मसनवियात शौक़, सहरुल बयान, गुलजार नसीम, कुल्लियात, अमीर मतबूआ, किशोर प्रेस। तो किसके तनाजुर में पेश किया गया है? तो चकबस्त के नाम से हमने पढ़ा भी है ऊपर। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? तो गुलजार नसीम, यानी जो सी है ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर, गुलजार नसीम। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 9 नंबर। और 9 नंबर में कहा जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ठीक है।
गुलजार नसीम में बकौली जमीला के साथ रूह अफ़ज़ा की ख़बर लेने जाती है तो कितने दिन बाद लौटती है। तो कितने दिन बाद जो ख़बर लेने जाती है जमीला के साथ, वो उसके वापसी होने की एग्जैक्ट मैंने दिन अभी डिस्कस किया है ऊपर। तो उसके अय्याम कितने दिन है, ऑप्शन आप एक में है 7 है, 15 है, 10 है या फिर 5। तो ये 7 दिन में वापस आती है। कितने दिन में? 7। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 7 दिन। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है? मसनवी गुलजार नसीम में बकौली। मसनवी गुलजार नसीम में बकौली की शादी का पैगाम कौन लेकर जाता है? ठीक है, ये भी हमने अभी जब किरदार पढ़ा तो उसमें देखा है बकौली की शादी का पैगाम कौन लेके जाता है। और इसमें ताजुल मुल्क और बकौली की शादी के बारे में पैगाम लेकर जाने वाले शख्स का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन रानी चतरावत, ठीक है, चतरसन की ये क्या रहती है? बेटी रहती है। रूह अफ़ज़ा, जमीला या फिर हुस्न आरा। तो क्या हो जाएगा 10 का? बिल्कुल यहाँ पे हुस्न आरा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा कि हुस्न आरा पैगाम लेकर जाती है। अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर। दिलबर बिस्वा का किरदार किस मसनवी में पाया जाता है? दिलबर बिस्वा का किरदार किस मसनवी में पाया जाता है? मसनवी तो आप बता ही देंगे और इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है। ज़हर इश्क है, गुलजार नसीम है, सहरुल बयान है, फूलबन। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले बता दूँ मैं आपका क्या है, ये गुलजार नसीम है। इसमें क्या होता है, जब ताजुल मलूक ज़ैनुल मलूक जो अपने 5वें बेटे को देख करके क्या हो जाता है, उसकी आँख चली जाती है, अंधा हो जाता है। क्या हो जाता है? अंधा हो जाता है। ठीक है, तो एक मुआलिज क्या बताता है कि गुल बकौली का अगर गुल बकौली इनकी आँख में डाला जाए तो उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। तो ये चारों बेटे निकल जाते हैं दिलबर बिस्वा से। चौसर का खेल, कौन सा खेल हार जाते हैं? चौसर का खेल, चौसर का खेल हार जाते हैं। तो ये दिलबर बिस्वा क्या करता है, उन्हें इन चारों भाइयों को कैद कर देता है। फिर लास्ट में ताजुल मुलूक आता है, इसके चाल को समझ जाता है, अपने आस्तीन में नेवला ला करके इसको मात दे देता है। तो इस तरह क्या करता है, इसको हरा देता है। तो इसका किरदार किस में है? गुलजार नसीम में है। अगले सवाल की तरफ चलें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, और इस तरह के वीडियोस आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं या अगर कोई एग्ज़ाम आप दे चुके होंगे या नहीं दिए हैं। तो जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे पूछेंगे इस वीडियो के बारे में तो वो खुद बताएंगे कि हाँ इसकी अहमियत क्या है। ताजुल मलूक किस मसनवी का किरदार है? सहरुल बयान, गुलजार नसीम या फिर आपका हो जाएगा ज़हर इश्क अली नामा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ताजुल मलूक कौन है? हीरो कह सकते हैं, किसका रहता है? 5वां बेटा रहता है ये। और ताजुल मलूक और बकौली, ठीक है, ये दोनों अपने आप में क्या है? फ़ुआल किरदार है। ताजुल मलूक आप इसको नोट कर लेंगे, ताजुल मलूक और बकौली ये दोनों फ़ुआल किरदार हैं, एक्टिव रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये गुलजार नसीम का किरदार है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपका है दयाशंकर नसीम के उन अशआर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? मुँह धोने जो आँख मल आई, पर आब वो चश्म हौज पाई, देखा तो गुल हवा हुआ है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा है कि सनात के बारे में पता क्या पूछा जा रहा है। तो सनात कौन सी है? तलमी है और रियायत लफ्ज़ी है, मुबालगा है, मुराआतुन नज़ीर है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ये बिल्कुल देखते हैं यहाँ पे रियायत लफ्ज़ी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? रियायत लफ्ज़ी, लफ्ज़ की इसमें रियायत है तो ये सनात हो जाएगी रियायत लफ्ज़ी। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने है और ये 14 नंबर है। लाए उस बुत को इल्तिजा करके कुफ्र टूटा, खुदा खुदा करके। ये बताना है कि किसका शेर है, ये बताना है ये किसका शेर है। ठीक है, किसका शेर है ये बताना है। और या तो ऐसे पूछा सकता है या किस किताब का यह शेर है, इसके मुसन्निफ़ कौन है, इस तरह कुछ भी सवाल पूछा सकता है। तो आपको जवाब देना है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन देखना है, दयाशंकर नसीम होगा या गुलजार नसीम होगा। तो वही आंसर आपको करना है। दयाशंकर नसीम अगर है
तो इसका भी आप कर सकते हैं, गुलजार नसीम का भी ऑप्शन होगा, तो उधर भी आप बढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, किस्सा गुल बकौली को किसने अपनी मसनवी में नज़्म किया? किस्सा गुल बकौली को किसने अपनी नज़्म में क्या नाम है, किसने अपनी नज़्म में मसनवी में इसको नज़्म किया? तो मीर हसन, ठीक है, मीर तकी मीर, मीर असर, दयाशंकर नसीम। थोड़ा समझेंगे यहाँ पे। किस्सा गुल बकौली, किस्सा गुल बकौली ये फ़ारसी में लिखा हुआ था, गिज़्ज़तुल्लाह बंगाली का। किस्सा गुल बकौली समझेंगे यहाँ से, और सवाल कैसे बन सकता है। किस्सा गुल बकौली ये इज़्ज़तुल्लाह बंगाली का है, बंगाली साहब का, फ़ारसी में है ये, ठीक है, फ़ारसी में है। अब यहीं पे उसके बाद मज़हब इश्क, मज़हब इश्क उर्दू में जब हुआ ये मज़हब इश्क, मज़हब इश्क किसका हुआ? ये जब उर्दू में इसको निहाल चंद लाहौरी ने, इसको लाहौरी साहब ने इसको जब किया, लाहौरी साहब ने इसको किया, तो ये किस्सा गुल बकौली का तर्जमा है, और ये आपका किसमें था? नज़्म में, फ़ारसी नज़्म में। अब ये क्या हुआ? निहाल चंद लाहौरी, उसके बाद मज़हब इश्क उर्दू किस में हो गया? नस्र में, उर्दू नस्र में हो गया। अब क्या पूछा गया सवाल आपसे? उसके बाद दयाशंकर नसीम साहब गुलजार इरम को जब किए थे, ठीक है, गुलजार नसीम को, तो ये आपका उर्दू में मंजूम मसनवी है, उर्दू में मंजूम मसनवी है, याद रखेंगे। अब यहाँ से आप सवाल को समझेंगे तो आसानी होगी। किस्सा गुल बकौली को किसने अपनी मसनवी में नज़्म किया? ठीक है, मसनवी में नज़्म किया। अब यहाँ पे मज़हब इश्क की जानिब भी जाएगा आपका जहन, ठीक है, और आपका गुलजार नसीम की तरफ भी जाएगा, या फिर निहाल चंद लाहौरी, इस तरह ऑप्शन देगा तो कन्फ्यूज़न होगा। लेकिन आपको देखना है किस्सा गुल बकौली को किसने अपनी मसनवी में नज़्म किया, तो इसका तर्जमा करके नज़्म के अंदाज़ में लिखने वाले कौन हैं? पंडित दयाशंकर नसीम, ठीक है, पंडित दयाशंकर नसीम और गुलजार नसीम, ये उनकी मंजूम मसनवी है। इस तरीके से आपके सवाल बनेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ताजुल मलूक किस मसनवी का किरदार है? ताजुल मलूक किस मसनवी का किरदार है? ऑप्शन मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, ठीक है, और थ्योरी देखेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। और अगर आप कॉन्फ्लिक्ट वीडियो देखेंगे तो वहाँ दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम गुलजार नसीम की ही बहस चल रही है तो आसानी होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ज़ैनुल मलूक किस मसनवी का किरदार है? तो ये भी आपका किसका है? गुलजार नसीम का है। और ये ताजुल मलूक, और इसके कितने बेटे थे? टोटल 5 बेटे थे, ठीक है, 5 बेटे थे। 5वां कौन था? ताजुल मलूक। 5वां बेटा कौन है? ताजुल मलूक, ठीक है, 5वां कौन है? ताजुल मलूक। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या था? दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या था? नासिख, मीर हसन, दर्द और आतिश। दयाशंकर नसीम जो गुलजार नसीम लिखे थे, ये काफ़ी तवील नज़्म थी, ठीक है, काफ़ी तवील नज़्म थी। अपने उस्ताद के कहने पर, ठीक है, उस्ताद के कहने पर, यानी आतिश के कहने पर इन्होंने क्या कर दिया था? इसको मुख्तसर कर दिया था, मुख्तसर किया था। तो उस्ताद कौन हुए? आतिश हुए, ठीक है। ये कहानी भी आप याद रखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। 9 नंबर, दयाशंकर का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? दयाशंकर का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? ये आए थे कश्मीरी पंडित थे ये, ठीक है। कहाँ से आए थे? आबा व अजदाद कहाँ रहते थे इनके? कश्मीर के। कश्मीर से ये आगे कहाँ? हिंदुस्तान में लखनऊ में बसे थे, और दयाशंकर की जो पैदाइश है वो लखनऊ में है। तो इनका ताल्लुक़ लखनऊ में तो पैदा हुए, और किस दबिस्तान से जुड़े थे? जाहिर सी बात है, ये भी कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि लखनऊ में पैदा हुए, लखनऊ में रहे, तो इनका ताल्लुक़ कहाँ? और ज़्यादातर चांस है कि लखनऊ से, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर भी आपका यहाँ पे है, दबिस्तान लखनऊ से ये जुड़े हुए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम के इस शेर में किस सनअत का इस्तेमाल किया गया है? जिस कफ में वो गुल हुआ दाग हो जाए, जिसमें हो गुल चिराग हो जाए। तज़ाद, रियायत लफ्ज़ी और आतुन नज़ीर और तजनीस आम। तो ये आपकी कह सकते हैं एक तरह का सनात से मुतालिक सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर का देखते हैं तो तजनीस आम, ये आपका बिल्कुल
यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर थ्योरी आप पढ़े होंगे तो आसानी से समझ पा रहे होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं जब बलागत वगैरह पढ़ाऊँगा उसमें डिस्कस करूँगा यहाँ पे, तो तजनीस आम आपका ये सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। 21 नंबर, मसनवी मसनवी गुलजार नसीम के इस शेर की सनात के बारे में, यानी इस शेर का जो सनात है, कौन सा सनात इसमें इस्तेमाल की गई है वो आपको बताना है। क्या होगा इसका सही जवाब? जो नखल था सोच में खड़ा था, जो बर्ग था हाथ में हाथ मल रहा था। ठीक है, हुस्न तालील, इश्तिकाक, तजनीस या सनात तिबाक। तो क्या होगा इसका सही जवाब? ये आपका हुस्न तालील है, हुस्न तालील इसके अंदर पाई जा रही है। नखल के माने क्या होता है? बीज होता है। नखल के माने क्या होता है? बीज, इसको अंग्रेज़ी में सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं, सीड बोलते हैं, और उर्दू में इसको बीज बोलते हैं। ठीक, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 22 नंबर, मसनवी गुलजार नसीम में गुलशन निगारें में ज़ैनुल मलूक से मुलाकात के वक्त बकाउली किस नाम से वज़ीर बनी हुई थी? अब जो गुल बकाउली जो है, क्या जासूसी करने के लिए आती है कि यहाँ से बकाउली का फूल कौन ले गया, उसके लिए वो निकल जाती है और एक मर्द का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, मर्द का रूप धारण कर लेती है और अपने आप को फर्रख इब्ने, ठीक है, बताती है। और फिर उसके बाद इस तरह करते करते राजा के यहाँ आके फर्रख के नाम से वो क्या बन जाती है? वज़ीर बन जाती है। ठीक है, फर्रख के नाम से वज़ीर बन जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सही होगा वो क्या है? बी सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। दयाशंकर नसीम ने किस अहद में होश संभाला? होश संभालने वाला पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया था। तो अहद वाजिद शाह, अहद मोहम्मद शाही और अहद अमजद अली शाह, अहद आसिफुद्दौला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसके दौर में इन्होंने होश संभाला था? तो होश जो संभाला था अहद अमजद अली शाह, यानी ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अहद आसिफुद्दौला में ये लोग क्या हुए थे? लखनऊ में आए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें आप लोग। काफ़ी वक्त लगता है वीडियो को बनाने में, PDF तैयार करने में, और ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो इसका फ़ायदा होना चाहिए और लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर मेहनत की जा रही है तो इसका फल जो है लोगों को तक पहुँचे, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों तक सीमित रहे। तो ये आप लोग की अब जिम्मेदारी बनती है कि आप इसे कितना सर्कुलेट करते हैं। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कीजिए, टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया पे, जितना फैला सकते हैं फैलाइए। ये आप लोग का योगदान होगा। दयाशंकर नसीम शागिर्द तो आतिश के हैं, लेकिन उनका रंग व सुखन किस शायर से मिलता है? ठीक है, किससे मिलता है? अब यहाँ पे देखिए सवाल क्या है, मैंने एक सवाल भी डाला था कि किसके शागिर्द हैं। तो कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है ना, अगर आपको OMR पे अगर आपका एग्ज़ाम हो, OMR पे अगर एग्ज़ाम हो तो वहाँ पे ये चीज़ें मदद करती हैं कि आप पूरे क्वेश्चन को अगर एक बार देख लेते हैं ना, तो बहुत सारे सवालात के जवाब आपको वहीं से मिल जाते हैं। ठीक है, तो रंग रूप उनका रंग रूप जो है किस शायर से उनका मिलता है, इसका जवाब देना है। तो ये आपका नासिख से मिलता है। किससे मिलता है? नासिख से। तो ये सही जवाब है। अगला सवाल 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुस्न आरा। शुक्रिया।